सर गुड हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब बेटा लास्ट क्लास में मैं आपको लगभग 1 घंटे में इस चैप्टर का इतना क्वेश्चन पढ़ा चुका था कि आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन खत्म हो गया था, है ना। अब मैंने बोला था कि लास्ट के 2 टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैं आने वाले 45 मिनट्स में और रिकॉर्ड कर दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा, सो दैट आप जो है अपने टेस्ट वॉइस वॉइस सभी बच्चों को आ रही है बेटा, वॉइस सभी बच्चों को आ रही है बेटा। हेलो, वॉइस आ रही है बेटा, वॉइस। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो, इको हो रहा है, लेट मी चेक। हाँ बेटा, अब कैसी वॉइस है, अब कैसी वॉइस है बच्चों, जल्दी से बता दें। हेलो, कैसी आ रही है बेटा, खाना बोलना पड़ेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वॉइस कैसी आ रही है, इट्स क्लियर, ओके ठीक है, अब चालू करो। तो अब चालू करते हैं बच्चों। तो मैं शुरू में आपसे कुछ क्वेश्चन बात कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लास्ट क्लास में, क्योंकि आईपी तक हो गया था। तो जैसे उन्होंने दिया है IP1, IP2, IP3, IP4 ऐसे करके दिया है, और शायद IP5 भी दिया है, हाँ। और उन्होंने पूछा कि बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में या एलिमेंट कौन सा हो सकता है, ये बात पूछी है। तो लास्ट क्लास में जहाँ मैंने एंड किया था वो क्या था, मैंने बोला था कि आप ये देखना सबसे बड़ा जंप कहाँ पे आया है आईपी में। तो आपने देखा सक्सेसिव आईपी में सबसे बड़ा जंप कौन सा है, तो सबसे बड़ा जंप 46.8 के बाद आया। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि जंप आता ही बड़ा इसलिए है क्योंकि शेल चेंज हो जाती है। यदि 2 के बाद बड़ा जंप आ जाए तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3 के बाद आ जाए तो 3 थे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन किसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो वो इनमें देखो, सोडियम में 1 होता है, सिलिकॉन में 4 होते हैं, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम में कितने के बाद जंप आएगा बेटा बड़ा, सोडियम में कितने के बाद जंप बड़ा आएगा, 1 के बाद, शाबाश। सिलिकॉन में 4 के बाद, क्लोरीन में कितने के बाद, 7 के बाद, बहुत सिग्निफिकेंट जंप आएगा, हालांकि हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी। कैल्शियम में कितने के बाद बड़ा जंप आएगा, कितने के बाद बड़ा जंप आएगा, फ्लोरीन में मैंने इसलिए हाइपोथेटिकल बोला क्योंकि फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, है 2 के बाद बड़ा जंप आएगा। चलो बहुत बढ़िया। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following element has second IP less than the first, okay, which of the following element has second IP less than first IP, ये तो संभव ही नहीं है। second IP is always greater than first IP, so none of these होगा, है ना। for one element the IP3 is always greater than IP2 is always greater than IP1 बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। In which of the following the energy change correspond to first ionization potential only, अब देखो बेटा, इसमें X गैस से X प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन बना है, बिल्कुल ये फर्स्ट आईपी की वैल्यू दिखा रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या लिख रहा है, दूसरा बोला X2 गैस,
X2 गिव्स, अब X2 नहीं, आपको आइसोलेटेड एटम चाहिए है ना, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। तीसरा X सॉलिड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आइसोलेटेड गैसेस चाहिए आपको। और चौथा X एक्वस, ये भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन प्रोसेस विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। यदि देखा जाए तो IP1 और IP2 के बीच का डिफरेंस यदि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 8 और 8 का डिफरेंस है मुश्किल से, क्योंकि दोनों को मैंने एक को 8 एक को 16 मान लिया। तो कितने का डिफरेंस है, 8 का है जो कि 11 से कम है। तो M+2 इज मोर स्टेबल देन M+1। याद है आपको, यदि डिफरेंस 16 से, यदि डिफरेंस 16 से ज्यादा का होता था तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती थी, और 11 से यदि कम का होता था तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती थी। याद आ गया सब लोगों को। अब ये वाला क्वेश्चन आज डाउट में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मेरे को सर समझ में नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो अब आप देखो, लिखा है NS1। NS1 मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों, n का मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गया। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था ये टॉपिक मेन क्लास में, तो क्या बोला था, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सामने एलिमेंट का नाम रख लिया करो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे NS1 किसका इलेक्ट्रॉनिक जनरल होगा, सोडियम का। तो NS2 किसका होगा, मैग्नीशियम का। तो NS2NP1 किसका होगा, एल्यूमिनियम का। तो NS2NP2 किसका होगा, बोलो बेटा, बोलो बच्चों, वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन का। तो यहाँ तो IP कंपेयर नहीं करवाए, यदि कंपेयर करवाए होते तो ये स्कीम आपके बहुत काम आती है ना, क्योंकि आप जनरली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में गच्चा खा जाते, आप मैग्नीशियम का IP कम बोल देते, मैं एल्यूमिनियम का ज्यादा बोल जाते, बस वही गलत हो जाता। लेकिन यहाँ तो बस ये बोला है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कंपेयर करने को बोला है। तो NS1 में कौन से IP के बाद, किस IP के बाद एकदम सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, फर्स्ट IP के बाद बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। अब इसका मतलब इसका सही ऑप्शन S हो जाएगा, मैच। NS2 में 2 के बाद चेंज आएगा, मतलब मैच R हो जाएगा। NS2NP1 में 3 के बाद चेंज आएगा, मतलब Q हो जाएगा। और NS2NP2 में 4 के बाद चेंज बहुत बड़ा आएगा, मतलब P हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जब कोई एटम अपनी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लेता है, उस दौरान वो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या अंतर होता है, तो बहुत छोटा सा अंतर होता है, और वो अंतर है क्या, सिंपल सिंपल विचार है, और वो अंतर है डेल्टा H is equal to minus EA minus 5/2 RT। ये 5/2 RT की जो वैल्यू होती है ये बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए मैं बोल सकता हूँ डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओनली, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओनली विथ रिवर्स साइन। मान लो किसी का डेल्टा H X है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -X होगा। क्लियर है बेटा। तो ये इनके बीच में एक हल्का सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता है जब एटम अपनी आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि X गैस ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन लेकर के X गैस नेगेटिव बना रहा है, इसमें जो वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा इस दौरान उसको बोलेंगे डेल्टा H इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगी, सिर्फ साइन वाइज उल्टी आएगी। तो ये वार्तालाप हमारा हो गया है, सबको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब पहली बात है। अब दूसरी बात, जर्नली क्या होता है, जर्नली मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, जर्नली बताओ, जर्नली पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। जनरली पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जनरली क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, कुछ केसेस में नेगेटिव होती है, जैसे कि नोबल गैसेस में, नाइट्रोजन में, सेकंड डे के कुछ एलिमेंट्स में, इनमें नेगेटिव होती है।
तो मैं यदि आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्ट ऑफ दी केसेस में कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि पॉजिटिव थी तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पहली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होती है क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लेते हुए एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए डेल्टा एच ईजी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है बच्चों। ठीक है, परंतु सेकंड इलेक्ट्रॉन लेते हुए 100% टाइम कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट की, कोई भी न्यूट्रल एटम की गैसियस स्टेट में सेकंड इलेक्ट्रॉन लेते हुए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सदा 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 पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। और यदि ओवरऑल सम भी किया जाए इसका कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में कितनी एनर्जी रिलीज की, जैसे ऑक्सीजन है, उसने ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन एटम गैसियस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन लिया तो O नेगेटिव बनाया, एनर्जी रिलीज करी -141, लेकिन जब O नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी 744 किलो जूल पर मोल। तो ओवरऑल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो गई वो 306, आई सपोज दैट 603 किलो जूल पर मोल एब्जॉर्ब हो गई। मतलब डेल्टा एच ईजी जो आया वो पॉजिटिव आया जब आपने दो इलेक्ट्रॉन को लिया। सो टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स बाय अ एटम इन द आइसोलेटेड गैस स्टेट इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब पॉली नेगेटिव एनाइन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्लियर है बेटा? अब एक बात और समझाता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी न्यूट्रल एटम की इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनाइन। जो एनाइन होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे इधर ऑक्सीजन का ही केस लेते हैं, ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और O नेगेटिव बनाया, -141 यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा एच ईजी की वैल्यू है। यदि मैं आपसे पूछूं इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर वो +141। एग्रीड बेटा? लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि O नेगेटिव एनाइन गिव्स O प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, तो वो बेटा क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन के लिए -141 थी और नीचे वाली रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन की जस्ट रिवर्स है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन साइन रिवर्स हो जाएगा, तो 141 हो जाएगा। तो क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O नेगेटिव की वैल्यू सेम हो गई। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सुनना, किसी न्यूट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वही वैल्यू उस न्यूट्रल एटम से बनने वाले एनाइन के आईपी की होती है। क्या बात क्लियर है बेटा? किसी न्यूट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यहाँ बात चल रही है, सो किसी न्यूट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो उसके एनाइन के आईपी के बराबर होती है। क्या सब लोगों ने ध्यान से सुन लिया है? मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी और डिटेल पढ़ना है तो डिटेल लेक्चर में जा सकते हो, वहां पर और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा? आगे बढ़े तो मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी बताया था, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया का कोई भी कैटायन आप ले लो, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दुनिया के किसी भी न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगी। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि सीजियम जो है उसने बनाया, मान लो सीजियम, तो इसकी जो आईपी की वैल्यू होती है 375 किलो जूल पर मोल आती है लगभग। ठीक है, अब मान लो इसकी उल्टी रिएक्शन करो, उल्टी रिएक्शन क्या होगी, सीजियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, -375। करेक्ट है बेटा? तो सीजियम प्लस, सीजियम का ही एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि सीजियम पीरियोडिक टेबल में जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे कम आईपी वैल्यू होती है। फ्रांसियम की आईपी वैल्यू सीजियम से कम होती है लेकिन 1 यूनिट कम होगी, और फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है इसलिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, मतलब 1 यूनिट कम मतलब 374 हो जाएगी, 373 हो जाएगी ज्यादा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि मान लो मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखूं, तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मास, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मास 349 आती है। ठीक है, तो देखो आप
क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेते हुए जब क्लोराइड बनाया तो एनर्जी रिलीज -349 किलो जूल पर मोल करी, जबकि सीजियम प्लस ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो -375 करी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यदि आइसोलेटेड स्टेट में सीजियम प्लस और क्लोरीन रखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा खींचेगा या इलेक्ट्रॉन के प्रति जो कम स्टेबल होगा वो सीजियम प्लस होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उस दौरान। क्या सबको बात क्लियर होगी एकदम? तो दुनिया का कोई भी कैटायन हो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर दुनिया के किसी भी न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज बढ़ेगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से भी देखा जाए तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम होगी क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, तो ये होगा। ठीक है बेटा। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कॉफी बन बेनी, याद आ गया सब लोग को? कॉफी FOCLI बेनी मतलब बहन को बोलते हैं हमारे मालवा में, तो कॉफी बन बेनी क्लियर है, याद हो जाएगा। क्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन लिथियम ग्रेटर देन बोरॉन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन बेरिलियम ग्रेटर देन नियोन। अब कोई पूछेगा नाइट्रोजन की कम क्यों है तो रीजन बताना हाफ फिल्ड है। बेरिलियम की कम क्यों है तो बोलना है द एस सबशेल इज फुल फिल्ड। ठीक है। कोई ये पूछेगा लिथियम की बोरॉन से ज्यादा क्यों है तो बोलना इन लिथियम द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल व्हिच इज मोर पेनिट्रेटिंग इन नेचर। यदि किसी ने ये बोला, यदि ये बात सत्य है कि लिथियम में एस में आता है तो फिर लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से भी ज्यादा होनी चाहिए, तो आप बोलना कार्बन ऑक्सीजन और क्लोरीन का जेड इफेक्टिव की वैल्यू फिर ओवरटेक कर लेती है। मतलब लिथियम के जेड इफेक्टिव और कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन के जेड इफेक्टिव में काफी अंतर होता है। तो लिथियम बोरॉन से तो जीत जाता है लेकिन कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं जीतता है। क्या सबको बात क्लियर है बच्चों? ये था सेकंड पीरियड मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। यही लोअर डाउन द ग्रुप भी एप्लीकेबल रहेगी, लेकिन अनंत तक एप्लीकेबल रहेगी, मतलब सेवंथ ग्रुप तक ये मैं नहीं कह सकता, इतना फैक्चुअल डाटा हमको पढ़ना भी नहीं होता है। चलो आगे। नाउ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप यदि बात करें, यदि ग्रुप में बेटा बात की जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, लेकिन देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, जैसे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, वो ब्रोमीन से ज्यादा होती है, वो आयोडीन से ज्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम के अंदर सबसे ही टपेगा। ठीक है। अब कोई पूछे क्लोरीन में ऐसा क्यों हुआ तो सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा सरल है, आपको सिंपल बात ये कह देना है, इसलिए हुआ कि फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सेकंड शेल में मौजूद, जबकि 8 की जगह होती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया जाता है, इसलिए फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। यदि 16 ग्रुप पे जाए तो कंडीशन और ज्यादा भयंकर है। सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन यूरेनियम ग्रेटर देन पोलोनियम ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लास्ट में पहुंच जाता है। 15 ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ भी नाइट्रोजन लास्ट में पहुंच जाता है। फॉस्फोरस ग्रेटर देन, आर्सेनिक ग्रेटर देन, एंटीमनी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन। इनफैक्ट नाइट्रोजन अकेला है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, बाकी इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। दोनों हो क्लियर है। 15 ग्रुप में अकेला नाइट्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, जबकि बाकी सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। क्या सबको बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं बच्चों। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा बेटा जो एनसीईआरटी में डाटा दिए हुए उसकी बात करें तो यदि हम बात करें 1A की तो 1A में डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है यूनिफॉर्मली। हाइड्रोजन यदि ले लो तो हाइड्रोजन की 1A के बाकी मेंबर से ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। खैर वो हाइड्रोजन वहां पे आता नहीं है, तो आप बोलेंगे लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन सीजियम ग्रेटर देन फ्रांसियम, ये होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। ठीक है बेटा। उसके बाद में यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी में नोबल गैसेस के लिए भी दी है, तो नोबल गैस के लिए हीलियम, और हीलियम के बाद नीचे पहुंच जाओ, नीचे से ऊपर आओ, हीलियम ग्रेटर देन रेडियम ग्रेटर देन ज़ीनॉन ग्रेटर देन क्रिप्टॉन बराबर आर्गन ग्रेटर देन नियॉन। समझा? वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू सब में पॉजिटिव दी हुई है, तो यदि आप वहां देखोगे तो 116 वैल्यू दी हुई है किसके लिए? नियॉन के लिए, और 48 वैल्यू दी है किसके लिए? हीलियम के लिए। समझे?
तो डेल्टा एस की वैल्यू 48 का मतलब क्या हुआ, 48 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए, जबकि नियॉन में 116 देनी पड़ेगी। मतलब नियॉन सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेगा और हीलियम कंपैरेटिवली आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा एज कंपेयर टू अदर नोबल गैसेज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हीलियम, हीलियम के बाद में रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन बराबर आर्गन ग्रेटर देन नियॉन। हालांकि कई इंडियन बुक्स इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 लिखती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आप अंग्रेजी की किताब पढ़ोगे तो डेल्टा एस की वैल्यू वो इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल डिफाइन करते हैं। हो गया, आ गया समझ में। एक बात और याद रखना आप लोग कि 17 ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सदा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द 16 ग्रुप मेंबर और 15 ग्रुप मेंबर। तो आप ऑर्डर आसानी से लिख सकते हो, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टेल्यूरियम ग्रेटर देन पोलोनियम ग्रेटर देन ऑक्सीजन। चमका ऐसा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में ये थे काफी सारे डाटा मैंने आपको बता दिए हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर से। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, द ऑर्डर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सॉफ्टली बन बेडिंग से कर लेना। इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फॉर्म आइसोलेटेड गैसियस क्लोरीन एटम 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज व्हिच वुड बी इक्वल टू, बेटा 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज व्हिच इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड। याद है बेटा, याद है बच्चों, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है। समझे बात को, समझे बात को, समझे बात को। इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस क्लोरीन 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज व्हिच वुड बी इक्वल टू, which will be equal to what, it is the energy is released बोला है, क्या बोला है, the energy is released, अच्छा, which will be equal to ionization energy of chloride बोलते हैं, है ना, which will be equal to ionization energy of chloride with in magnitude but not in sign actually, मतलब है ना, साइन तो यहाँ रिलीज बोल रहा है और जब आयनाइजेशन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इनको लिखना चाहिए था विद रिवर्स। समझ, क्लियर बेटा, क्लियर बेटा, ओके। फिर इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर इन व्हाट, किसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान होगा, ओ में, ओ पॉजिटिव में, ओ नेगेटिव में, या ओ पॉजिटिव पॉजिटिव में। आपको चार्ज जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, नहीं 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 नहीं, एक बात और देखनी पड़ेगी अपन को कि कहीं कोई नोबल फोबल गैस या हाफ फिल्ड तो नहीं कर रहा है। तो देखो ओ पॉजिटिव हाफ फिल्ड होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओ पॉजिटिव पॉजिटिव से कम वैसे भी होती और ऐसे भी कम है क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ओ पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा अनडाउटेड। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ फॉर हेलोजन शोज फॉलोइंग ट्रेंड। हेलोजन के लिए अभी आपको बता दिया, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। अब हम आते हैं फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक एटम अपनी ओर जो इलेक्ट्रॉन खींचता है या जो एटम पार्टिसिपेटिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एटम्स के अपनी ओर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इज जस्ट अ टेंडेंसी। ठीक है बेटा, ये यूनिटलेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ क्लोरीन को निकाल लेते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन बच्चा पूछ सकता है, आगे चल के आपको पता है, अभी चैप्टर पढ़ सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू होती है आईपी प्लस ये/2। अब आईपी और ये दोनों की जो वैल्यू होती है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इन टर्म्स ऑफ किलो जूल या किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो जब उनकी यूनिट होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की यूनिट क्यों नहीं होती है। तो बात ऐसी है बेटा कि जब आप इसको निकाल लेते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू किसके लिए, क्लोरीन के लिए, फिर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बाकी सबकी वैल्यू बताते हैं। जैसे क्लोरीन की वैल्यू 4 है तो नाइट्रोजन की वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता यदि 4 है तो नाइट्रोजन की 75% है तो उसकी 3 है। तो चूंकि वो तुलनात्मक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए जो है हम वहां पर यूनिट नहीं लगाते। ठीक है बेटा, तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव की कोई यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो वेरिएशन है पीरियोडिक टेबल में वो काफी ज्यादा रेगुलर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वेरिएशन रेगुलर नहीं होता है। हमने ऑलरेडी देखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शन से भरी पड़ी। ठीक है बेटा, अगला, अगले पे आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुतों की दी हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन की 2.1 होती है, लिथियम की 1 होती है, इसके बाद 0.5 बढ़ाते जाओ तो 1.5 2 2.5 3 3.5 और 4 हो गई। फिर सोडियम की 0.9 होती है, फिर 0.3 बढ़ाते जाओ फॉस्फोरस तक, देखो 0.9 प्लस 0.3 1.2, फिर 1.5 1.8 2.1, इसके बाद 0.4 बढ़ाओ, फिर 0.5 बढ़ाओ,
तो सल्फर और क्लोरीन की आ जाएगी। ब्रोमीन की 2.8, हाइड्रोजन की 2.5 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम की दी हुई है, दैट इज 1.9, 0.8, 0.8, 0.7, 0.7। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है 13 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू बैंगन, आलू, गाजर, बढ़ती है। बोरॉन को छोड़ दिया जाए तो बोरॉन की 2 होती है, इसके पास यहाँ 1.5 है, फिर 1.6, फिर 1.7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बढ़ती है। इसके अलावा 14 ग्रुप की भी इंपॉर्टेंट होती है। 14 ग्रुप में यदि देखा जाए तो 14 ग्रुप में कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी, जैसे सीता जी सिंपल थी, 2.5 है, फिर 1.8, पूरे ग्रुप की प्रभु की 0.1 ज्यादा है, 1.9 है। क्लियर है बेटा की बात? तो ये वैल्यूज आप याद रखना। एक बात याद रखना, फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यूज में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम ही अंतर आता है। ठीक है बेटा? फिर साइड में दिया है कि पॉलिन के स्केल पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर के बराबर है, उसकी हाइड्रोजन के बराबर जो कि 2.5 होती है, नाइट्रोजन की क्लोरीन के बराबर जो कि 3 होती है, फॉस्फोरस की हाइड्रोजन के बराबर जो कि 2.1 होती है, सीजियम फ्रांसियम 0.7, बेरिलियम 1.5, पोटेशियम रुबिडियम 0.8, सीजियम फ्रांसियम 0.7। बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए नॉन मेटल्स में जो नीचे आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है और मेटल्स में जो नीचे आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती है, वरना आप खूब सारी गलती करोगे, कई एस्पेक्ट पे, कई जगह पे आप गलती कर दोगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो नीचे आता है नॉन मेटल में भले उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो नीचे आता है उसकी हरदम ज्यादा होती है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे कम होती है, लेकिन यदि दो चीजों की बराबर है, जैसे कि किसी ने बोला हाइड्रोजन फॉस्फोरस की बराबर है, तो प्रैक्टिकली देखने में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा आती है हाइड्रोजन। जैसे ही कार्बन सल्फर आयोडीन में प्रैक्टिकली देखने पर आयोडीन मोर देन सल्फर मोर देन कार्बन, नाइट्रोजन क्लोरीन क्लोरीन मोर देन नाइट्रोजन। बोलो हाँ, क्लियर बेटा की बात? मेटल्स में इसका रिवर्स। चलो, इतनी सारी चीजें याद कराने के बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं कि आपको क्या याद कराएगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो जाएगी, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू क्या होती है बेटा? कम होती जाती है। एक्सेप्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब लोगों को एक्सेप्शन याद है, अभी भी थोड़ी देर पहले बताए गए है ना। 13 ग्रुप में बताए थे और कहाँ बताए थे? 13 ग्रुप में बताए थे और कहाँ बताए थे? 14 ग्रुप में बताया था कि एक्सेप्शन। ठीक है बेटा? इसके अलावा छोटे मोटे एक्सेप्शन और होते हैं, जैसे ए की एजी से ज्यादा होती है, एच जी की कैडमियम से ज्यादा होती है, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है? गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्यूमिनियम से ज्यादा है तो बता ही दिया। बैगन, आलू, गाजर, केला, डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो मेटलिक कैरेक्टर कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि ज्यादा है तो नॉन मेटलिक करेक्टर ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि कम है तो मेटलिक करेक्टर ज्यादा होगा। बोलो हो, बात क्लियर बेटा? फिर बी पॉइंट, बच्चों हाँ ना बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, चुप नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है ना? ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, आप सबको आ रहा है ना इतना समझ में? क्लियर है? ओके, चलो हाँ ठीक है, आप लोग मैसेज मुझे करो, एक दूसरे को मत करो, मुझे मैसेज करो, ठीक है ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव में मेटलिक और नॉन मेटलिक हो गया। बॉन्ड एनर्जी, जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चों उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। जैसे HF की बॉन्ड एनर्जी HCl से ज्यादा है, HBr से ज्यादा है, HI से ज्यादा है। ठीक है बेटा? इसके अलावा स्टीवेंसन में शूबेकर का नियम यदि आप लोग को याद हो तो एटॉमिक रेडियस में बताया था, IND बराबर होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बराबर होता है RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा X। याद आया बच्चों आप लोग को? RA plus RB minus 0.09 into delta X, where delta X is difference of electronegativity and value of RA and RB are taken in Angstrom। ठीक है बच्चों? उसी पे आधारित एक सवाल दिया हुआ है, सिंपल सीधा सवाल है, कर लेना इसको। नाउ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, बेटा हाइड्राइड की बात बता रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सुनो भाई, हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है एक ही लाइन में बताता है, शाम को इधर से इधर बढ़ती है, इधर से इधर, मतलब पीरियड में जाने पे भी बढ़ेगी और ग्रुप में नीचे जाने पे भी बढ़ेगी। मतलब कहने का HF मोर एसिडिक देन H2O, मोर एसिडिक देन अमोनिया, मोर एसिडिक देन CH4, ये हुई पीरियड। ऐसा पीरियड में क्यों होता है? क्योंकि जो इसका काउंटर एनाइन बनता है H+ यूज करने के बाद, जैसे अपन कॉन्जुगेट एनाइन बोलेंगे या कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, वो जो बनता है वो एनाइन मोर स्टेबल होता है
कौन सा? फ्लोराइड, बिकॉज इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। यदि किसी ने आपसे कारण पूछ लिया व्हाई एसिडिक करेक्टर इन पीरियड इंक्रीज, तो आपको ये बोलना है कि जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी फ्लोराइड की ज्यादा होती है। वाई ज्यादा होती है, पहली बात ये बताया कि क्यों होता है, तो बोलना कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी फ्लोराइड की ज्यादा है OH नेगेटिव से, NH2 नेगेटिव से, CH3 नेगेटिव से। फिर कोई बोले ऐसा क्यों है, तो आपको बोलना है नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बात खत्म हुई काय की? पीरियड की। ग्रुप की बात क्या है? ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रुप में साइज मैटर, लार्ज साइज एनायन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाती है। जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेक्चर रिवाइज करो, मैंने बहुत इत्मीनान से बोर्ड पे आपको समझाया है जो भी बात मैं कह रहा हूँ, और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आपको दिए थे, तो वहां पे थोड़ा आराम से समझोगे। एक लाइन में क्या समझे? एसिडिक स्ट्रेंथ पे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन किसका? हाइड्राइड। समझला? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, याद है ना। अब आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। तो सबसे पहले हाइड्रो ऑक्साइड ले लेते हैं। तो हाइड्रो ऑक्साइड में क्या कह रहा है? वो बोल रहा है कि हाइड्रो ऑक्साइड में सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, मेरी बात को समझ, एक ही चीज पर डिपेंड करता है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। यदि OH से जुड़ा हुआ एलिमेंट एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रो ऑक्साइड की जो बेसिक नेचर है वो कम होगी, और यदि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी। जैसे NaOH और MgOH, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिव Mg से कम है तो NaOH ज्यादा बेसिक है, लेस एसिडिक है। MgOH होल ट्वाइस लेस बेसिक है। तो क्या है भैया, पूरी बात हाइड्रो ऑक्साइड ऑक्साइड में एक ही बात चलती है। क्या बात चलती है? जो एलिमेंट अटैच है यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो एसिडिक करेक्टर ज्यादा। क्लियर है? हाइड्रो ऑक्साइड में ये वाली बात चलेगी। हाइड्रो ऑक्साइड में एक दो वेरिएशन और होंगे तो बता देंगे। हाइड्रो ऑक्साइड में कौन सी बात चलती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि ज्यादा है भैया तो उसकी बेसिक नेचर कम। सुन लिया सबने? अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि ज्यादा है तो उसका बेसिक नेचर कम। NaOH more basic than MgOH also is more basic than AlOH होता है। समझ ला? आगे बढ़ते। उसने बोला कि AOH टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड जो होता है इसमें बच्चों, AOH टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि यदि एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, ये लीज में बताई थी बात, उसने बोला यदि एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है निकाल 1.7 मोर देन 1.7 है तो एसिडिक नेचर होगा, और यदि लेस देन 1.7 है तो बेसिक नेचर होगा। सिर्फ इसका फैक्चुअल इंपॉर्टेंस और कुछ नहीं। जैसे NaOH में Na की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से कम है, 0.9 है, तो इसका बेसिक नेचर होगा NaOH का। लेकिन ClOH की बात करें तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है जो कि 1.7 से ज्यादा है, तो ClOH का नेचर एसिडिक होगा। समझ ला? आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार इलेक्ट्रोनेगेटिव के आधार पर करना। तो अब आ जाओ बेटा काय पे? नेचर ऑफ ऑक्साइड। सुनो भाई, ऑक्साइड में एक बात बता दो, यदि सेंट्रल एटम सेम है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एलिमेंट यदि सेम है, सुन रहे हो मेरी बात को? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, अच्छा उससे पहले कुछ पॉइंट बता देता हूँ फिर बता दूँ। एक बात बोलता हूँ, पीरियड में अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीज, मतलब लिथियम से ऑक्सीजन जुड़ा है और फ्लोरीन से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे भैया एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है ऑक्साइड। करेक्ट है बेटा? तो लिथियम का ऑक्साइड, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में किसका नाइट्रोजन तक चलती है ना, नाइट्रोजन तक। तो NO2 हो गया, CO2 हो गया, B2O3 हो गया, B हो गया और Li2 हो गया। तो किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो आओ। और ग्रुप में नीचे जाने पर एसिडिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। यार तुम्हें बात समझ में आ रही है? खाना बोलना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ी, दुर्घटना घटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ी, एसिडिक करेक्टर बढ़ा। किसका? ऑक्साइड। हाइड्राइड्स में अलग ट्रिक बताई थी तुम्हें। ऑक्साइड्स में सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, इधर से इधर जाओगे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा।
ऊपर से नीचे जाओगे एसिडिक करेक्टर कम होगा। हाइड्राइड्स में चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ तो भी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाओ तो भी बढ़ता है। ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड में ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है और नीचे जाने पे घटता है। क्या सबको रट गया? आगे बढ़ते है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक, एसएन के 2 ऑक्साइड, एसएनओ, एसएनओ2 और पीबी के 2 ऑक्साइड, पीबीओ एंड पीबीओ2। इसके अलावा एसबी2O3 ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। से नो टू कार्बन मोनोऑक्साइड, हा। नो मतलब NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हा मतलब N2 लाफिंग है। इसके अलावा H2। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा इतनी बात। अब चलो, यदि ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उनकी संख्या समान है, ऑक्सीजन जो जुड़े हुए हैं एक सेंट्रल एटम से, उसमें ऑक्सीजन की संख्या समान है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। जैसे HNO3 में 3 ऑक्सीजन, H2CO3 में 3 ऑक्सीजन, H3BO3 में 3 ऑक्सीजन। तो अब इसका एसिडिक नेचर कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर एसिडिक करेक्टर, तो HNO3 का ज्यादा एसिडिक करेक्टर आया। बोलो हाउ। HClO4, HBrO4, HiO4 सब में सेम ऑक्सीजन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl, तो एसिडिक नेचर ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। N2O5, P2O5, AS2O5 सब में ऑक्सीजन सेम, तो एसिडिक नेचर नाइट्रोजन का ज्यादा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है। खाना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? खाना बोल दो, जल्दी बोलो। क्लियर? ठीक, वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। यदि मान लो जो एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है, ये तो था एलिमेंट चेंज हो रहा है। अब मान लो एलिमेंट सेंटर का सेम है लेकिन ऑक्सीजन बदल रहे हैं, तो जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन हो उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा। जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन, यदि सेंटर एटम एक ही है, मतलब सल्फर SO2 SO2, क्लोरीन में Cl2O, Cl2O3, ClO2, Cl2O5, Cl2O7, जिसमें पर क्लोरीन ऑक्सीजन ज्यादा उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा। बोलो हाउ। HClO4, HClO2, HClO3, HCl, जिसका ऑक्सीजन ज्यादा उसके अंदर एसिडिक करेक्टर ज्यादा। दो ही चीजें लगती है, सेंट्रल एटम अलग है, ऑक्सीजन सेम है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक करेक्टर ज्यादा। यदि सेंट्रल एटम सेम है तो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा। एक ही एक्सेप्शन है, याद करो, एक ही एक्सेप्शन बताया जो एग्जाम में आता है। अब वो कौन सा आना है? H3PO4, H3PO3, H3PO3। तो एसिडिक करेक्टर H3PO2 का ज्यादा होता है H3PO3 से, और H3PO3 का ज्यादा होता है H3PO4 से। प्लीज इसको याद कर लो, ये एग्जाम में टफ है। एक्सेप्शन, सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, ऑक्सीजन की संख्या वेरी कर रही है, लेकिन ज्यादा एसिडिक करेक्टर उसका है जिसका ऑक्सीजन कम है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, चलो इतनी कहानी सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इसके बाद नेचर ऑफ दी बॉन्ड, एनी और स्मिथ ने एक फॉर्मूला बताया, 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है भाई। तो यदि ये 50% से ज्यादा आ जाए तो प्राइमरी आयनिक करेक्टर, उससे कम आ जाए तो प्राइमरी कोवलेंट करेक्टर। समझे? गेली ने बोला x से माइनस एक्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7, तो प्राइमरी आयनिक करेक्टर होगा। फैक्चुअल इंपॉर्टेंस हो, ऊपर के फॉर्मूले से मैच नहीं करेगा। यदि आप 1.7 से ज्यादा वैल्यू रख के देखोगे तो 50% से कम आएगी, लेकिन इंपॉर्टेंस है एज इट इज। यदि कोई पूछे अकॉर्डिंग टू गेली इफ डेल्टा एक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.7 व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द बॉन्ड, तो बोलना है खेला खत्म बाबू। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है तो जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, अभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस लगभग जीरो होता है या जीरो होता है तो बॉन्ड नॉन पोलर होता है। बोलो याद आया? याद आ गया? अभी तो पढ़ाया पोलर और नॉन पोलर केमिकल बॉन्डिंग में। अब चलो भाई, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भैया प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीजें बटी होती हैं। प्रीफिक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सफिक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे आपने Cl2O लिखा है, ये राइट है, लेकिन वो Cl2 लिखा है ये गलत है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो Cl2 में बाद में आ रहा है। आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखना है। इसका एक्सेप्शन होता है अमोनियम। बोलो हाँ। और जो नाम पड़ता है उसके नाम से पड़ता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे OF2 है, वो ऑक्साइड नहीं है, वो फ्लोराइड है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। लेकिन इसकी जगह यदि Cl2 होगा तो वो ऑक्साइड है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है।
बॉन्ड पोलैरिटी डेल्टा ई एन पे डिपेंड करता है, जिसमें डेल्टा ई एन वैल्यू ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी। पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आना, दो ध्रुव होना। भैया जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएंगे, ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज्यादा पोलैरिटी भी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव की स्केल बेटा एक मूलिकन का स्केल होता है। जब आप वैल्यूज जो है आयनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हो तो एक्स एम बराबर होता है आई पी प्लस ई बाई टू। मूलिकन एम, एक्स पी जो होता है, जो मूलिकन की वैल्यू उससे 2.8 टाइम्स कम होती है। मतलब आप क्या करो, आई पी प्लस ई बाई टू डिवाइडेड बाई 2.8 कर दो तो एक्स पी आ जाएगा। एम फॉर मूलिकन, एम फॉर महान, महान मतलब बड़ा, तो बड़ी वैल्यू मूलिकन स्केल पे है और पॉलिंग स्केल पे वैल्यू छोटी है। और ये स्केल आपको कब यूज करना है, जब आईपी और ईए की वैल्यू काय में दी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो। लेकिन यदि आईपी और ईए की वैल्यू जो है किलो कैलोरी पर मोल में दी हो तो फॉर्मूला नीचे वाला लग जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 into 62.5 इज इक्वल टू एक्सपी, दैट इज पॉलिंग स्केल पे ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, जब आप काय में ले रहे हो, किलो कैलोरी पर मोल में ले रहे हो। इसके अलावा एक ऑलरेड राव का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था याद आ गया होगा आप लोग को। वो फॉर्मूला था एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.359 प्लस 0.359 है ना, 0.359 प्लस कचरा कर दिया मैंने, सॉरी जो होता है 0.744 प्लस 0.59 जेड अफेक्टेड बाई आर स्क्वायर, जहां पर आर की जो वैल्यू है जहां पर आर की जो वैल्यू है वो आपको एंगस्ट्रॉम में लेनी है, मीटर में मत ले लेना, कचरे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये मोटा मोटा रिवीजन जो है पूरे चैप्टर का मैंने आपको करवा दिया। मोटा मोटा रिवीजन पूरे चैप्टर का मैंने आपको करवा दिया। क्या सभी को बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है ना बेटा, तो अब आप इसका रिवीजन कर लो, दोनों लेक्चर पूरे अच्छे से पढ़ लो, आपका टेस्ट बहुत मस्त जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब इसको एंड करें, आज के लिए विराम लेते हैं। स्वस्थ रहें मस्त रहें, जब तक खत्म हो गया है, मात्र 1 घंटा 45